बना रही हो क्या? भी लाइव हो रहा है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हो गया, लाइव हो गया। जी सर। तो अब हम शुरू करते हैं सर आज की बातचीत। जी जी। साथियों, प्रगतिशील लेखक संघ दिल्ली के इस मंच पर मैं मेधा शुक्ल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक और भारतीय उपमहाद्वीप के तमाम प्रगतिशील विचारधारा रखने वालों के प्रेरणा स्रोत श्री सज्जाद जहीर जी पर। हमारे मुख्य वक्ता है विख्यात उर्दू आलोचक और प्रखर साहित्य संस्कृति कर्मी प्रोफेसर अली जावेद सर, जो प्रगतिशील लेखक संघ यानी प्रलेस के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। आपका स्वागत है सर। श्री सज्जाद जहीर जी हालांकि खुद अभिजात वर्ग से आए थे, लेकिन अपने अध्ययन और चिंतन मनन के बल पर वे 1930 के दशक में आम आदमी और विशेषकर समाज के पिछड़े वर्ग की आवाज बन गए थे। उनके संघर्ष और योगदान की विरासत और प्रगतिशील लेखक संघ जैसे मंच की स्थापना के उद्देश्य को आज फिर समझने की जरूरत है, खास तौर पर हमारे युवा पीढ़ी को। देश के मौजूदा हालात में जहां गौतम नवलखा, डॉक्टर आनंद तेलमुदे, कॉमरेड वरवर राव, प्रोफेसर साईं बाबा, सुधा भारद्वाज और न जाने कितने बुद्धिजीवियों, लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वे जेल की सलाखों के पीछे समाज से दूर कर दिए गए हैं। ऐसे माहौल में हम 1930 के दशक में इस मंच की स्थापना की जरूरत को समझ सकते हैं। उस समय भी अंगारे जैसी कहानी संग्रह पर तब की ब्रिटिश सरकार ने पाबंदी लगाई थी, जिसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ के झंडे के नीचे कलम के सिपाही महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के नेतृत्व में एकजुट हुए थे। अब मैं प्रोफेसर अली जावेद साहब को आज के विषय सज्जाद जहीर युग और सार्थकता पर उनके विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर प्लीज। जी जावेद सर, आप शुरू कीजिए प्लीज सर। जी। आप शुरू कीजिए सर प्लीज। अच्छा, मैं अपनी तरफ से शुरू कर दूं, ठीक है? जी, मैंने अभी जी आप शुरू कीजिए प्लीज सर। जी दोस्तों, इस मौके पर जब आज 6 नवंबर है और कल 5 नवंबर 1905 को प्रगतिशील लेखक आंदोलन के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर सज्जाद जहीर का जन्म हुआ था लखनऊ में। और जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया की हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जब वो सारे जो है हिस्ट्री के रिकॉर्ड, वो सारे हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो हमारे जहनों में इस तरह से दर्ज हो जाते हैं जिन्हें हम हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो है, मैं जैसे पहली जंग अजीम यानी भारत
यानी दुनिया का पहला विश्व युद्ध जो है वो हुआ। उस विश्व युद्ध ने दुनिया के सोचने समझने के तरीकों को, और ये दुनिया जो है किधर जा रही है, इस दुनिया का रुख क्या होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सोवियत रूस का इनकलाब जो 1917 में आया, तो 1917 में सोशलिस्ट इनकलाब ने पूरी दुनिया के जहनों को झंझोड़ कर रख दिया। अब तक ये तस्वुर किया जाता था कि एक राजा है और उसकी प्रजा है, एक हाकिम है, दूसरा वो है जिसके ऊपर हुकूमत की जा रही है। लेकिन 1917 में पहली बार सारी दुनिया के सामने एक संदेश ये गया कि नहीं, वो जो दबे कुचले हैं, जो शोषित हैं, उनको भी अगर ऑर्गेनाइज किया जाए, मुनज्जम किया जाए, और उनका एक संगठन बन सकता है, और उस संगठन के जरिए ऐसा इनकलाब बर्पा किया जा सकता है जो हुकूमत के की बागडोर जो है मेहनत कश आवाम के हाथ में भी आ सकती है। ये एक बहुत बड़ा हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था, जिसने दुनिया के तमाम सोचने समझने बुद्धिजीवियों और कलाकारों के सोचने समझने के अंदाज में बहुत बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया था। और उसी इनकलाब से मुतासिर होकर के सारी दुनिया में हर जगह जो है पढ़े लिखे नौजवान और बुद्धिजीवी जो है उन्होंने इस दिशा में गौर करना शुरू कर दिया। आज हम जिस शख्स की, जिस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, यानी सज्जाद जहीर, सज्जाद जहीर जो है उन्हीं लोगों में से एक थे जो इस पूरे ट्रेंड सेटर का जो पूरा माहौल था उसका एक बड़े हस्ताक्षर बन करके हमारे सामने उभरते हैं। और जब तक ये एक दिलचस्प बात है कि सज्जाद जहीर जो है, जैसा कि मेधा ने बताया कि एक अभिजात वर्ग जो है बहुत बड़ी जागीरदार फैमिली से, खानदान से ताल्लुक रखते थे, और इसीलिए जब 1905 में वो पैदा हुए तो बहुत ही रवायती किस्म की जो तालीम होती है, और चूंकि ये घराना जो है मुसलमान खानदान था, तो उस खानदान की रवायत के मुताबिक जो है अरबी फारसी की तालीम जो है उनको घर पर मौलवी साहब आते थे पढ़ाने के लिए, उनके जरिए उन्होंने हासिल की। लेकिन उन्होंने जो है उनको फिर जब बड़े हुए, स्कूल जाने लायक हुए, तो उनको स्कूल भेजा गया। और जुबली हाई स्कूल जो लखनऊ में था, वहां से उन्होंने 1921 में मैट्रिक की तालीम हासिल की। और मैट्रिक पास करने के बाद जो है फिर उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखला लिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1926 में बीए पास किया। बीए पास करने के फौरन बाद, चूंकि ये बड़ा घराना था और इन हुकूमत वक्त के साथ जो है इनके पूरे खानदान के बड़े ताल्लुकात थे, और जैसा कि हम जानते हैं कि इसी ताल्लुकात की बुनियाद पर उनके वालिद जो थे सैयद वजीर हसन, उन्होंने उनको सर का खिताब दिया गया था और वो सर वजीर हसन कहलाते थे। तो सर वजीर हसन ने अपने बेटे सज्जाद जहीर को 1927 में लंदन भेजा पढ़ने के लिए, और लंदन जा करके उन्होंने 1927 में लंदन गए। वहां से उन्होंने बार एट लॉ की डिग्री हासिल की, यानी बैरिस्टर बन गए। और इसी लंदन में अपनी तालीम के दौरान उनकी बहुत सारे हिंदुस्तानी तालिब इल्म जो मुख्तलिफ इलाकों से हिंदुस्तान के आए थे, वहाँ लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों से मुलाकात हुई।
और उन लोगों से मुलाकात होने के बाद जाहिर है कि उनमें जो बहुत अहम नाम, चंद नाम अहम थे, उसमें हिरेन मुखर्जी, मुल्क राज आनंद और इस तरह के बड़े बड़े अदीब और शायर जो है, उन लोगों से मुलाकात हुई और उनसे दोस्ती बढ़ती गई। ये लोग पहले से कम्युनिस्टों के इन्फ्लुएंस में आ चुके थे तालिब इल्म की हैसियत से, और वहाँ रूस में आए इनकलाब के ताल्लुक से जो लिटरेचर हुआ करता था, जो किताबें हुआ करती थी, जो पॉम्फलेट हुआ करते थे, वो वहाँ स्टडी सर्किल किया करते थे। आपस में बैठ करके जो है, रूस में इनकलाब कैसे आया, मार्क्सवाद क्या है, और मार्क्सवाद को जो है किस तरह से अमली जामा पहनाने के लिए लेनिन ने जो है उसको इनकलाब की शक्ल में रूस में साकार किया, और किस तरह से मजदूर जो है वो जार की जगह हुकूमत की बागडोर मजदूरों के हाथ में आ गई। इन तमाम मुद्दों पर बात किया करते थे, और सिर्फ हिंदुस्तानी ही, नौजवान हिंदुस्तानी तालिब इल्म ही नहीं, बल्कि और दूसरे जो उनके अंग्रेज दोस्त भी बने, जाहिर है, और उन अंग्रेज दोस्तों के साथ भी मिल बैठ करके बातें हुआ करती थी। तफसील से इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुआ करता था, जिसमें जाहिर है आप जानते हैं कि रॉल्फ फॉक्स जो है एक बहुत बड़ा नाम है अदब में, जिनकी नॉवेल एंड द पीपल नाम की किताब जो है वो बहुत अहमियत रखती है, सारी दुनिया में जो है उसको बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाता है। तो रॉल्फ फॉक्स जैसे बड़े अदीब से इन लोगों की मुलाकातें हुआ करती थी, और उसी दौरान जो है एक और बड़ी घटना होती है। बड़ी घटना ये होती है कि चारों तरफ जो है जंग के बादल, पहली जंग अजीम, पहला विश्व युद्ध के बाद फिर जंग का माहौल सारी दुनिया में बनना शुरू होता है, और उस जंग के माहौल में जो है सारी दुनिया की जितनी अमन पसंद ताकतें हैं, उनको उनकी चिंताएं भी बढ़ती हैं कि जाहिर है कि जिस तरह से सारी दुनिया जो है वो उन तमाम मसाइल का सामना कर रही है, उनसे जूझ रही है, और ये जंग का माहौल बना करके दुनिया को और बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अदीबों, दानिश्वरों और बुद्धिजीवियों ने ये फैसला किया कि नहीं, हम जो है हर तरह से जंग और नफरत के खिलाफ अमन की वकालत करेंगे, और सारी दुनिया के बुद्धिजीवियों और अदीबों ने ये फैसला किया कि 1935 में पेरिस में इन डिफेंस ऑफ पीस और वार के खिलाफ, जंग के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उस कॉन्फ्रेंस में मैक्सिम गोरकी और लुई अरागो और इस तरह के बड़े बड़े अदीबों ने हिस्सा लिया, और उस कॉन्फ्रेंस में जो है शिरकत के लिए तालिब इल्म की हैसियत से उसमें, यानी शिरकत इस तरह से नहीं कि उसमें जो है इन लोगों ने, सज्जाद जहीर या मुल्क राज आनंद या हिरेन मुखर्जी ने जा करके कोई अपनी बात रखी, बल्कि सुनने के लिए और उस उन तमाम चीजों को नजदीक से देखने और जानने के लिए इन लोगों ने भी पेरिस में जाकर के उस कॉन्फ्रेंस के गवाह बने, सज्जाद जहीर और उनके दोस्त। वहां से, पेरिस से आने के बाद सज्जाद जहीर और उनके साथियों ने 1935 में ही लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नाम की एक संस्था की बुनियाद रखी, और कुछ दिनों बाद जो है सज्जाद जहीर हिंदुस्तान वापस आते हैं। हिंदुस्तान वापस आने के बाद जो है वो अपने दोस्तों से मुख्तलिफ इलाकों में, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके बुजुर्ग हैं, जो बड़े बड़े अदीब और शायर हैं, उनसे राब्ता करते हैं,
और उनसे राब्ता करके जो है अपना मशवरा रखते हैं कि जिस तरह से पेरिस में अदीबों और दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी तर्ज पर जो है हिंदुस्तान में जो है एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। इसलिए कि हिंदुस्तान में ये जो बरतानवी साम्राज्यवाद है, ये बरतानवी साम्राज्यवाद जो है जिस तरह से यहाँ के अवाम का शोषण कर रहा है, जिस तरह से उनकी आजादी जो है, हमारी देश की आजादी खत्म हो गई है, हमें गुलाम बना लिया है अंग्रेजों ने, इन तमाम मुद्दों पर लोगों को जो है जागरूक किया जाए, उनको आगाह किया जाए और गरीबों और मेहनत कशों को उनके अपने हुकूक का एहसास दिलाया जाए कि हम तो आजाद पैदा हुए हैं, लेकिन हमें जो है किस तरह से गुलाम बना करके कैद करके जो है हमारा शोषण, हमारा इस्तेसाल किया जा रहा है। इन मुद्दों पर जो है सज्जाद जहीर हिंदुस्तान में हर जबान के अदीब से उन्होंने राब्ता कायम किया, बड़े बड़े अदीबों से। जैसे उस वक्त जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, वहाँ साउथ में सुब्रमण्य भारती जैसे लोग थे, यहाँ जोश मलियाबादी और दूसरे बड़े बड़े राइटर जो है वो हिस्सा ले रहे थे। इन तमाम लोगों से बातचीत करके सज्जाद जहीर ने ये तजवीज रखी, ये प्रस्ताव रखा कि हम लोगों को भी जो है एक ऑल इंडिया लेवल की ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, जिसका नाम सज्जाद जहीर ने तजवीज किया कि हम ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम, एक संगठन बनाए और तमाम अदीबों और शायरों और दानिश्वरों को उसके बैनर के नीचे इकट्ठा किया जाए। शुरुआती दौर की ये मीटिंग जो है सज्जाद जहीर ने, चूंकि वो वापस आकर के इलाहाबाद में सेटल हुए थे, तो 1935 में इलाहाबाद में इस तरह की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सिर्फ यही नहीं कि बड़े बड़े अदीबों और शायरों को, बल्कि बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के पब्लिशर्स थे, जैसे मुंशी दया नारायण निगम और इस तरह के लोगों को भी उसमें दावत दी। और साथ ही साथ जो है, जो उस वक्त सारी जबानों के एक अनडिस्प्यूटेड जो कलमकार थे, जो कहानीकार थे, नावल निगार थे, प्रेमचंद जो है, जो उर्दू और हिंदी तक उस वक्त महदूद नहीं रह गए थे, बल्कि प्रेमचंद की पहुंच जो है सिर्फ पूरे हिंदुस्तान की अलग मुख्तलिफ जबानों तक नहीं, बल्कि दुनिया में भी प्रेमचंद का नाम हो चुका था। लोग जानते थे कि प्रेमचंद जैसा एक कहानीकार पैदा हुआ है, जो दबे कुचले और शोषित समाज और खासकर किसानों के मसाइल पर उसने कलम उठाई है, और वो कहानियों के जरिए और अपने नावलों के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी ताल्लुक से हमारे सज्जाद जहीर ने प्रेमचंद से भी राब्ता कायम किया, और जो एक प्रिलिमिनरी शुरुआती एक मीटिंग जो है इलाहाबाद में सज्जाद जहीर के घर पर हुई। सज्जाद जहीर का वही उनकी कोठी थी, जाहिर है उनके बाप दादा की कोठी थी वो, जहां आज सिविल लाइंस में बहुत बड़ा इनकम टैक्स ऑफिसर जो है, उसे देखिए कि हमारे दूसरे देश में होता तो उस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट किया जाता और उसको जो है एक बहुत बड़े म्यूजियम के तौर पर तब्दील किया जाता। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि उस सज्जाद जहीर के उस घर को जो है एक संग्रहालय की के तौर पे नहीं डेवलप किया गया, बल्कि वहाँ इनकम टैक्स ऑफिस सिविल लाइंस में बन गया है। तो जाहिर है यही उन लोगों का
की वो कोठी थी जहाँ पहली मीटिंग हुई, और जोश मलियाबादी, मुंशी प्रेमचंद, उर्दू के बड़े अदीब मौलवी अब्दुल हक, इस तरह के मुंशी दया नारायण निगम, इन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। और जब सज्जाद जहीर ने ये तजवीज रखी, ये प्रस्ताव रखा, तो सब लोग जो है वो उनको ये लगा कि ये जो कह रहा है नौजवान, यही तो बात हमारे दिल में भी थी, जिसका इजहार हम नहीं कर पाए थे, और ये नौजवान तो हमारे दिलों की बात कह रहा है। सबने उसको बहुत सराहा और कहा कि हाँ, जिस तरह का माहौल है हमारे देश में, सिर्फ यही नहीं कि लोगों का शोषण हो रहा है, बल्कि भारतीय मुक्ति आंदोलन के लिए जो है ये आंदोलन एक रास्ता कुशल कर सकता है। और उसके तहत जो है सब ने जो है एक राय से, एक जबान होकर के इस पूरे प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया। इससे बहुत हौसला हासिल करने के बाद जो है सज्जाद जहीर ने फिर जो काम शुरू किया कि पूरे देश का, यानी पूरे भारतवर्ष का जो है, और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए हमें कि उस वक्त जो है भारतवर्ष जो है वो तकसीम नहीं हुआ था, उस वक्त बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि वो हिस्सा जो आज पाकिस्तान कहलाता है, या वो हिस्सा जो आज बांग्लादेश कहलाता है, वो भी भारतवर्ष का ही हिस्सा था। सज्जाद जहीर ने अदीबों और शायरों, बांग्ला के शायरों को, तमिल और तेलुगु और मलयालम, हर जबान के राइटर्स को खत लिखे और अपना ये बताया कि इस तरह का एक आंदोलन हम पूरे देश में शुरू करना चाहते हैं। उस वक्त उर्दू के एक बहुत बड़े शायर अल्लामा इकबाल जो है वो भी मौजूद थे, और अल्लामा इकबाल से भी सज्जाद जहीर ने मुलाकात की, और अल्लामा इकबाल के सामने जो है अपना ये पूरा जो मंसूबा है उन्होंने रखा कि हम ये करना चाहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लामा इकबाल अमन की वकालत जरूर करते थे, वो लोगों के शोषण के खिलाफ जरूर थे, वो मजदूरों की हुकूमत जरूर चाहते थे, लेकिन कम्युनिस्टों के ताल्लुक से उनके दिलो दिमाग में तरह तरह के शक व शुबहात थे। तो सज्जाद जहीर ने उनको साफ किया कि नहीं, देखिए ये हम जो बना रहे हैं संगठन, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसमें जरूरी नहीं है कि जो अदीब और दानिश्वर बुद्धिजीवी इसमें शामिल हों उनका कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट होना जरूरी नहीं है। उन्होंने मिसाल भी दी, उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे मुंशी प्रेमचंद हमारे साथ हैं, और मुंशी प्रेमचंद जो है वो कम्युनिस्ट नहीं है। मौलवी अब्दुल हक हमारे साथ हैं, वो कम्युनिस्ट नहीं है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, वो कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन वो आज़ादी पसंद हैं, वो अमन पसंद हैं, और किसी देश को जहाँ जहाँ गुलामी और शोषण है उसकी आज़ादी के लिए ये आवाज उठाने वाले लोग हैं, जो अपने कलम के जरिए लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब अल्लामा इकबाल ने सज्जाद जहीर की ये बातें सुनी, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं। अब हुआ ये कि 1936 में एक कॉन्फ्रेंस जो लखनऊ में रखी गई अप्रैल में, उस वक्त अल्लामा इकबाल की तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई, और वो उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले पाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1937 में उनका इंतकाल भी हो गया था अल्लामा इकबाल का, लेकिन उनकी पूरी सरपरस्ती जो है सज्जाद जहीर ने अपनी रुदात, जो रोशनाई नाम की किताब उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने ये बताया कि अल्लामा इकबाल का
की सरपरस्ती जो है जरूर हमें हासिल थी, इसलिए कि अल्लामा इकबाल तो उसी तरह के शेर कह रहे थे कि दस्ते दौलत आफरी को मुज़्द यूं मिलती रही, अहले सरवत जैसे देते हैं गरीबों को ज़कात। यानी दस्ते दौलत आफरी यानी वो मजदूर मेहनत कश जो अपनी मेहनत के जरिए जो है दौलत पैदा कर रहा है, उसका हाथ दौलत पैदा कर रहा है, और उस दौलत पैदा करने के बाद जो है उसकी मेहनत की मजदूरी उसे किस तरह से मिल रही है, जैसे बड़े बड़े लोग, धनी लोग, कैपिटलिस्ट पूंजीपति वर्ग जो है जैसे लोगों को भीख देता है, उसी तरह से उनके मेहनत की मजदूरी उनको दी जा रही है। या सियासत के मैदान में जो है जिस तरह से पूरा माहौल है पूरा धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर जिस तरह से लोगों को बांटा गया है, तो उसके, और जो अंग्रेजों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई है उसका मकसद क्या है, उसके बारे में भी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मजलिसे आईनो इस्लाहो रियायातो हुकूक, खाजगी ने खूब चुन चुन कर बनाए मुस्कुरात। यानी लोगों के हक देने के लिए, उनकी आजादी के लिए जिस तरह की कमेटियां और बन रही हैं, वो छलावा है, वो लोगों को जो है बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। और इसलिए जो है अल्लामा इकबाल ने ये भी कहा कि उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। यहाँ यहाँ किसको उठाने की बात कर रहे हैं? यहाँ उठाने की बात कर रहे हैं मजदूरों को, मेहनत कशों को। इसलिए कि ये अल्लामा इकबाल ने 1917 का जो रूस का इनकलाब था, उस रूस के इनकलाब से बहुत ज्यादा असर लेकर के 1922-23 में ये नज्म जो है अल्लामा इकबाल ने कही थी। तो और उसी ताल्लुक से जो है ये भी एक उनकी बड़ी मशहूर नज्म सामने आ गई थी, साकीनामा, जो चीन में जो लॉन्ग मार्च हुआ था और माओ की लीडरशिप जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उभरने लगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो अल्लामा इकबाल के ख्यालात थे वो जग जाहिर थे। और उन्होंने कार्ल मार्क्स पे भी नज्म लिखी थी, उन्होंने लेनिन के ऊपर भी नज्म लिखी थी, और कार्ल मार्क्स के लिए तो यहाँ तक, हालांकि वो मार्क्सिस्ट नहीं थे, इसलिए कि वो खुदा को मानने वाले थे, नमाजी थे, परहेजगार थे, एक पक्के मुसलमान थे, लेकिन फिर भी जो है कार्ल मार्क्स के लिए उन्होंने कहा कि आ कलीमे बेतजल्ली, आ मसीह बेसलीब, नीस पैगंबर व लेकिन दर बगल दारत किताब। मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से 4 किताबें भेजी गई, तौरात, इंजील, जबूर, और आखिरी किताब कुरान है। तो ये चार किताबें जो है मुख्तलिफ जमानों में उन अपने पैगंबरों के ऊपर जो है अल्लाह ताला ने उतारी थी। तो कहते हैं कि आ कलीमे बेतजल्ली, वो मूसा तो नहीं है जो जलवा दिखा सके, और वो ईसा तो नहीं है जिसको सूली पे चढ़ाया जा सके, लेकिन कार्ल मार्क्स की हैसियत ये है कि वो पैगंबर तो नहीं है, लेकिन उसके बगल में किताब जरूर है, और वो किताब कौन सी है? वो दास कैपिटल। इस तरह से उन्होंने कार्ल मार्क्स और दास कैपिटल की जो है वो तारीफ की। और सज्जाद जहीर से बात करते हुए जो है उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया और ये कहा कि हम इस कॉन्फ्रेंस में जरूर शिरकत करेंगे, और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि बीमारी की वजह से वो उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सके। यही हाल गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का भी था कि उन्होंने उनसे जब अल्लामा इकबाल ने बात की तो वो बहुत खुश हुए और बहुत पीठ थपथपाई सज्जाद जहीर की और कहा कि नहीं, मैं इस कॉन्फ्रेंस में जरूर हिस्सा लूंगा।
लेकिन वो भी किसी बीमारी की वजह से वो उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले सके। लेकिन उसके बाद जो है, जो कलकत्ता में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बहुत जबरदस्त जो है मैसेज, पैगाम जो है आया, जिसको पढ़ करके कॉन्फ्रेंस में सुनाया गया। कहने का मतलब यह है कि देखिए, एक नौजवान जो जाहिर है बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता है, एक वो नौजवान जिसके पास रिसोर्सेज हैं, और वो नौजवान जो उर्दू से वाकफियत रखता है, उसकी कोशिशों के जरिए जो है उसका असर ये हुआ कि जब सबने मिल करके राय मशविरा करके सज्जाद जहीर ने ये तय किया कि 9-10 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हम एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो करेंगे। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात भी थी, और उस वक्त जो है कुछ गलतफहमियां भी पैदा हो गई थी, खासकर हमारे हिंदी के लेखकों के मन में कुछ दुविधाएं थी। और हिंदी के लेखक ये समझ रहे थे कि शायद ये सज्जाद जहीर चूंकि उर्दू के लेखक हैं, इसलिए ये उर्दू के लेखकों का जो है एक प्रपंच है, और उसके जरिए जो है वो उर्दू के जाल में सबको फंसाना चाहते हैं। इसलिए पहली कॉन्फ्रेंस में 1936 में बड़े बड़े जो हिंदी के अदीब और शायर हो सकते हैं, उसमें शिरकत नहीं कर सके, कुछ दुविधाएं थी। लेकिन सज्जाद जहीर ने हार नहीं मानी। सज्जाद जहीर ने अव्वल तो ये कि अब ये तय होना था कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें तमाम जबानों के अदीबों और बुद्धिजीवियों को बुलाया जा रहा है, इसकी सदारत कौन करेगा। तो सदारत के लिए जो है वो फिर प्रेमचंद की खिदमत में हाजिर हुए, और प्रेमचंद की खिदमत में हाजिर होकर के उन्होंने दरखास्त की कि इस जलसे की सदारत आपको करनी है। प्रेमचंद ने कहा कि नहीं भाई, मेरी वो हैसियत नहीं है, किसी और बड़े अदीब को बुलाओ। लेकिन सज्जाद जहीर ने कहा कि नहीं, हमारी नजर में इस वक्त जो है चंद जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े अदीब हैं, आप उनमें से एक हैं, और हम ये चाहते हैं कि शुरू से आप जिस तरह से इस तंजीम साजी में, संगठन को बनाने में जो आपकी सरपरस्ती हमको हासिल रही है, हम ये चाहते हैं कि आप ही इस जलसे की सदारत करें। बल्कि कुछ जो है नाम भी सजेस्ट किए प्रेमचंद ने कि अरे नहीं भाई, मौलवी अब्दुल हक हैं, उनसे सदारत करवाओ। लेकिन सज्जाद जहीर ने कहा कि नहीं, वो जिद कर ली। उन्होंने कहा कि हमने ये तय कर लिया है कि इस जलसे की सदारत आप ही करेंगे। अब्दुल हक या और दूसरे बड़े अदीब जो है हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत आदरणीय है, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि इस कॉन्फ्रेंस की सदारत जो है वो आप करेंगे। तो उसी ताल्लुक से प्रेमचंद ने अपना जो खुतबा सदारत लिखा, अध्यक्षीय भाषण जो है 1936 की कॉन्फ्रेंस के लिए लिखा। तो जाहिर है ये हमारे नौजवान कम जानते हैं कि बुनियादी तौर पे प्रेमचंद का बैकग्राउंड जो है वो उर्दू और फारसी का बैकग्राउंड था, और बहुत अच्छी फारसी जानते थे। इसलिए अध्यक्षीय भाषण जो लिखा उन्होंने, वो उसमें ऐसे ऐसे मुश्किल फारसी के अल्फाज, फारसी की कहावतें, फारसी के शेर उन्होंने उसमें डाल दिए कि जब सज्जाद जहीर और उनके दोस्तों ने उनका अध्यक्षीय भाषण सुना, पढ़ा, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये चंद लोग ही इसे समझ पाएंगे। ये जो आपने जबान लिखी है, इतनी ज्यादा फारसी ज़्यादा है, इसमें फारसी के मुश्किल मुश्किल अल्फाज इतने ज्यादा हैं कि ये बहुत कम लोगों के समझ में आएगा। और हम ये चाहते हैं कि आपका ये मैसेज जो है, आपका ये जो भाषण है, ये
मामूली से मामूली हिंदी और उर्दू जानने वाले, हिंदुस्तानी से जो वाकिफ हैं, ऐसे अदीब और नए शायर उन तक पहुंचे। उनको ये पहुंच करके जो है, जब तक हम नहीं समझाएंगे तब तक जो है ऊपर बैठे हुए जो है बहुत मुश्किल जबान समझने वाले लोगों तक ही ये होकर के रह जाएगा और हमारा मिशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो फिर प्रेमचंद ने जो है ही सज्जाद जहीर को ये कहा कि देखो ये भाषण तो मैंने लिख दिया है, अब इसमें इसको किस तरह से आसान बनाना है, इसके मुश्किल जो शब्द हैं, अल्फाज हैं, उनको किस तरह से आसान हिंदुस्तानी में बदलना है, ये सब अब तुम्हारा काम है। और इस तरह से प्रेमचंद के उस खुतबे को सज्जाद जहीर और उनकी पूरी टीम ने जो है उसका कंटेंट नहीं बदला। प्रेमचंद का जो अध्यक्षीय भाषण है उसका कंटेंट नहीं बदला, लेकिन उसकी जबान में जो है उन्होंने, प्रेमचंद ने आजादी दे दी थी कि उसकी जबान, मुश्किल जबान जो है थोड़ा आसान बना दी जाए। और आज जो है आप सभी जानते हैं, जब हम 1936 का प्रेमचंद का अध्यक्षीय भाषण सुनते हैं तो मैनिफेस्टो तो जरूर था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का, प्रगतिशील लेखक संघ का, जो सबने मिल करके बनाया था, लेकिन मैनिफेस्टो से भी अहम जो लिटरेचर का मकसद जो है, साहित्य का उद्देश्य जो है, वो प्रेमचंद के अध्यक्षीय भाषण में जो है जिस तरह से जगह बनाई, तो वही एक तरह से मंशूर हो गया, वही जो है एक तरह से तरक्की पसंद अदीबों का मैनिफेस्टो बन गया, जो प्रेमचंद का अध्यक्षीय भाषण था। और जाहिर है बताते हैं लोग उस जमाने के कि इसके बाद तो प्रेमचंद इतने गदगद थे, इतने खुश थे कि कई जगह उन्होंने जो है वो, जाहिर है पत्रिका भी अपनी निकालते थे, लिखते भी थे, और पूरे हिंदुस्तान में जो है, और खासकर दिल्ली, बम्बई और उत्तर प्रदेश का दौरा भी करते थे। तो हर जगह जो है उन्होंने अपने मिलने वालों को ये कहा कि भाई वो ऐसी तंजीम, ऐसा संगठन जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया है। और सज्जाद जहीर के साथ जो है फिर प्रेमचंद ने भी कोशिश की, और अपने दोस्तों को, खासकर जिनका ताल्लुक जो है हिंदी अदब से था, वो अपने दोस्तों को उन्होंने खत लिख करके, बातचीत करके उन्हें ये कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं, ये ऐसी तंजीम है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देने की क्षमता रखती है। इसलिए तमाम हिंदी, उर्दू और दुनिया, देश की तमाम भारतीय भाषाओं के अदीबों और शायरों को इसमें शामिल होना चाहिए। और जाहिर है जो है प्रेमचंद का जो आह्वान था, वो कोई मामूली आदमी तो ये बात कह नहीं रहा था, वो, उसका असर ये पड़ा कि पूरे हिंदी के अदीब जो है, बड़े बड़े हिंदी के अदीब, चंद एक को छोड़ करके, वो इस पूरी तहरीक में, इस पूरे आंदोलन में शामिल हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर तो शामिल हो ही गए थे, और कलकत्ते की जो कॉन्फ्रेंस थी उसका अध्यक्षीय भाषण जो है वो भी बहुत मकबूल हुआ। उधर सुब्रमण्य भारती जो है उन्होंने अपना सरपरस्ती का हाथ जो है इस तंजीम के ऊपर सज्जाद जहीर के सर पर रखा। उधर तेलुगु में जो बड़े बड़े अदीब और शायर थे उनका रुझान जो है वो हुआ। और जाहिर है जो है वहीं तेलंगाना, या जिसे आंध्र प्रदेश भी कह सकते हैं, उस रीजन में जो है उस वक्त उर्दू के एक बहुत बड़े मकबूल शायर मखदूम मोहिउद्दीन, जो बहुत बड़े ट्रेड यूनियन के लीडर थे, और ट्रेड यूनियन के लीडर की हैसियत से उनकी पॉपुलैरिटी इस तरह से थी कि उनके उस जमाने में जो उनकी जिंदगी में उनके गीतों और गानों और गजलों के रिकॉर्ड बन गए थे, और मुख्तलिफ चाय खानों में, रेस्तरा में उनके रिकॉर्ड बजाए जाते थे। मजदूर जो है वो अपनी मीटिंगों में जो है
उनकी नज़में, उनके गीत जो है वो गाया करते थे। जब इसमें शामिल हुए मखदूम मोहिउद्दीन, तेलुगु के कवि श्री श्री जैसे बड़े शायर जो है वो इसमें शामिल हुए, और तो ऐसा हिंदुस्तान का माहौल बन गया था कि जिसमें ये लगता था उस जमाने से ताल्लुक रखने वाले जिन्होंने उस पूरे दौर को देखा है, उनका ये कहना है कि इन शायरों और अदीबों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि लगता था कि अब तो बस इनकलाब आने ही वाला है। इसलिए कि मखदूम जो है वो इस तरह की नज़में लिख रहे हैं कि ये जंग है जंगे आजादी, आजादी के परचम के तले, हम हिंद के रहने वालों की, महकूमों की, मजबूरों की, आजादी के मतवालों की, मजदूरों की, दहकानों की, ये जंग है जंगे। वो जंग ही क्या, वो अमन ही क्या, दुश्मन जिसमें ताराज ना हो। वो दुनिया दुनिया क्या होगी जिस दुनिया में स्वराज ना हो। वो आजादी आजादी क्या, मजदूर का जिसमें राज ना हो। तो इस तरह की जो है नज़में कह करके, दूसरी तरफ जो है जाहिर है ये जो पूरा हमारा पंजाब का इलाका है, उस पंजाब के इलाके में जो है फैज अहमद फैज जैसा शायर, नौजवान शायर, वो लोगों को जो है जिस तरह से अपनी शायरी के जरिए मुतासिर कर रहा है, जो ये कह रहा है कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। इसलिए कि इस वक्त जो है दुनिया का ये हाल है कि मफलूकुल हाल, गरीब, मजदूर, कहत ज़दा लोग जो है भूखे मर रहे हैं। इस वक्त जो है हमारा सबसे बड़ा मकसद उनको जो है उनकी आंखों में रोशनी पैदा करना है, उनको उसके दुख दर्द से बाहर निकालना है। न कि ये कि हम आशिको महबूब की तरह उस इश्क में खो जाएं और अपनी समाजी जिम्मेदारियों को भूल जाएं। तो इस तरह से फैज अहमद फैज, और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निराला जैसा कवि जो है, जो वो पत्थर तोड़ती लड़की, और इस तरह के शायर, निराला के अलावा जो है देखिए नौजवान उनके जमाने के नौजवान शायर बाबा नागार्जुन जैसे लोग जो है वो उभर करके सामने आते हैं। इधर जोश मलिहाबादी जो इन तमाम लोगों में बहुत सीनियर हैं, लेकिन वो हर तरह से अमन और आजादी का परचम बुलंद करते हैं, और जो आजादी और उसके साथ साथ अमन और आजादी के साथ साथ मेहनत कश मजदूरों को जो है उनका हक दिलाने की बात करते हैं। यही वो जमाना है 1936 से पहले का, जब आप देखते हैं कि भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी का हुक्म दे दिया और भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा करके शहीद कर दिया गया था। तो उसी जमाने में जोश मलिहाबादी ने लाहौर में एक बहुत बड़े जलसे में ये शेर जो है कई हजार के मजमे में भगत सिंह को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा था कि सुनो ऐ बंदगाने जुल्फे गेती, सदा क्या आ रही है आसमां से, कि आजादी का एक लम्हा है बेहतर, गुलामी गुलामी की हयाते जावेदा से। तो इस तरह की शायरी हो रही थी। फिराक गोरखपुरी जो है वो अपनी गजल के अशार और अपनी नज्मों के जरिए लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहे थे। और जाहिर है ये वही फिराक गोरखपुरी है कि जो सिर्फ एक शायर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक कांग्रेस के नुमाइंदे की हैसियत से जवाहरलाल नेहरू से बहुत करीब हैं, और भारतीय मुक्ति आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ते हुए फिराक गोरखपुरी जेल भी जाते हैं। वो इस आंदोलन में सज्जा जहीर के आह्वान पर शरीक होते हैं और आजादी के इस पूरे माहौल को बेहतर बनाते हैं। यही नहीं, एक बात और जो है मैं इशारा करना चाहूंगा कि सज्जाद जहीर जो है उन्होंने उनके
पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और उन ताल्लुकात की बुनियाद पर सज्जाद ज़हीर ने जवाहरलाल नेहरू से जब अपने ख्यालात का इजहार किया तो जाहिर है नेहरू तो उनका साइंटिफिक टेम्पर जो है, उनका साइंसी दृष्टिकोण जो है वो जग जाहिर है, जो एक निहायत सेकुलर जहन रखते थे, जो समाज में बेहतरी के लिए हर तरह की नफरत और जात पात को रद्द करते थे। चूंकि उस जमाने में कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन लखनऊ में ही चल रहा था, इसलिए नेहरू जी उसमें शिरकत नहीं कर सके, लेकिन नेहरू जी की सरपरस्ती सज्जाद ज़हीर को हासिल थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उस पॉलिटिकल लीडरशिप का पूरा सपोर्ट जो है वो इस आंदोलन को हासिल था। जाहिर है इससे जो है, चूंकि आजादी की बात कर रहे थे, तरक्की प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए अदीब और शायर आजादी के अलावा मेहनत कशों की बात कर रहे थे, वो अमन की बात कर रहे थे, तो इस पूरे उसमें अंग्रेजों को तो ये बात पसंद नहीं आएगी, और चूंकि अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए जो है अंग्रेजों ने एक अफवाह उड़ा दी, और वो अफवाह ये थी कि दरअसल ये एक कम्युनिस्टों की तहरीक है, जो बाहर के मुल्कों से जो है एक ये एक स्कीम के तहत हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने के लिए ये भेजा गया है, और सज्जाद ज़हीर जैसे लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि हिंदुस्तान में लोगों को बहका करके, वरगला करके एक बैरूनी यानी विदेशी फलसफा जो है वो हमारे जहनों पर थोप दिया जाए। तो इससे जो है कुछ लोगों में कंफ्यूजन भी पैदा हुआ, और ये भी यहाँ बता देने की जरूरत है कि अंग्रेजों ने परेशान होकर के इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, प्रगतिशील लेखक आंदोलन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अंग्रेजों ने बैन कर दिया था तहरीक को। तो इन तमाम चीजों को की सफाई देने के लिए सज्जाद ज़हीर ने एक आर्टिकल लिखा, जिसकी चंद लाइनें जो है मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा कि सज्जाद ज़हीर ने किस तरह से सफाई पेश की इस तहरीक के ताल्लुक से। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है कि तरक्की पसंद अदब की ये तहरीक बैरूनी या दुश्मन ताकत के इशारे पर जारी की गई। वो अदब की एक ऐसी तहरीक है जिसकी बुनियाद हुब्बुल वतनी यानी देश प्रेम, इंसान दोस्ती और आजादी है। इसका मकसद हरगिज हमारे पुराने तमद्दुन यानी हमारी जो पुरानी परंपरा है, भारतीय परंपरा, हमारे पुराने तमद्दुन और अखलाक और उनके अदबी या मुजाहिरों को मुस्तरद करना नहीं है। यानी जो हमारी पुरानी ट्रेडिशन है, जो पुरानी हमारी अदबी और सांस्कृतिक रवायत है, हम उसको जो है ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वो इस मुल्क के तहजीब के बेहतरीन अनासिर को जिंदा करना चाहती है। वो हम उजागर करना चाहते हैं, और उसी बुनियाद पर नई जिंदगी के हालात के मुताबिक पुराने तमद्दुन के जमीर से नए और बेहतर अदब और फनून लतीफ़ा यानी आर्ट और कल्चर की तामीर की कोशिश करती है। तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन सियासी पार्टी नहीं है, और इसीलिए जो है बहुत सारे जो गैर सियासी लोग हैं जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, वो इससे जुड़े हुए थे। ये कहना मैं भूल गया था कि हाँ, और इसी तरह से जो है इस पूरी तहरीक को, इस पूरे आंदोलन को जो है गांधी जी का भी आशीर्वाद हासिल था। जाहिर है
गांधी जी का आशीर्वाद होने की वजह से इसमें ऐसे लोग जो गांधीवादी विचार रखते थे, हालांकि प्रेमचंद जो है पूरी तरह से गांधीवादी नहीं थे, लेकिन बहुत हद तक गांधीवादी गांधी जी के विचारों से सहमत थे। वो उनके ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो इश्तराकियत यानी सोशलिज्म का भी असर था, लेकिन वो कम्युनिस्ट भी नहीं थे। इन इन तमाम लोगों का की सरपरस्ती हासिल थी, और फिर इसी पूरे मिशन को जो है आगे बढ़ाते हुए जो पूरा एक आंदोलन खड़ा कर दिया गया, उससे जो है देश की आजादी में उसमें जो एक तरह से खाद का काम किया इस पूरी तहरीक के अदीबों और शायरों और लेखकों ने जो है जिस तरह से खाद और पानी का काम किया, उससे और पूरा आंदोलन मजबूत। सज्जाद जहीर जो है वो सिर्फ यही नहीं कि एक बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे जो है जर्नलिस्ट भी थे, और उसी अपने जर्नलिस्टिक कमिटमेंट के तहत उन्होंने जो है कुछ रिसाले जैसे कौमी जंग और हयात और इस तरह के रिसाले जो है अवामी दौर, इस तरह के रिसाले भी निकाले। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चूंकि उनके उनको इन तमाम जो है जो मसाइल थे, तमाम जो है उनका जो मकसद था प्रगतिशील आंदोलन का, उस मकसद को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक बड़े अदीब से लेकर के छोटे अदीब तक जो है पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी। और इसीलिए जो उन्हें लिखने पढ़ने का मौका कम मिला, पढ़ने का मौका तो बहुत मिला लेकिन लिखने का मौका जो है वो कम मिला, लेकिन फिर भी जो है जितना वक्त मिला और उस वक्त के तहत जो है उसका इस्तेमाल करते हुए सज्जाद जहीर ने अपनी कलम के जरिए जो पहली बेहतरीन जो है बड़ी किताब जो उनके सामने आती है वो जिक्र हाफिज है। अब आप देखिए कि तरक्की पसंद तहरीक जो है वो आने वाले दौर की तस्वीर पेश कर रही है कि आने वाला जो कल है वो हमारे लिए किस तरह से भविष्य हमारा किस तरह से रोशन होना चाहिए, किस तरह से लोगों को जो है आगे बढ़ने में एक नई तामीर, एक नई ऊर्जा के तहत जो है पूरे देश और दुनिया को ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये लोगों ने सवाल उठाया कि इसका मतलब जो हमारी पुरानी भारतीय परंपरा है उस भारतीय परंपरा को जो है नुकसान पहुंचेगा, उस संस्कृति को नुकसान पहुंचेगा। सज्जाद जहीर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। और चूंकि उर्दू का जो पूरा सरमाया है वो उर्दू का सरमाया जो है जो फारसी की बेहतरीन रवायतें थी, उन फारसी की बेहतरीन रवायतों की बुनियाद पर जो है उर्दू का सिलसिला आगे बढ़ा था, जिसमें मौलाना रूम और जलालुद्दीन रूमी यानी और ये हाफिज शिराजी, इस तरह के अदीब और शायर जो है वो उनको शामिल करते थे। और इसीलिए जो उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सज्जाद जहीर ने पहली किताब जिक्र हाफिज, कि हाफिज जो है जो बहुत पुराने जमाने का शायर है, लेकिन वो आज भी हमारे लिए किस तरह से रिलेवेंट है। हमारी भारतीय परंपरा जो है वो जो बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी जो है उसके जो प्रोग्रेसिव पहलू हैं वो हमारे लिए किस तरह से अहमियत रखते हैं। और इस तरह से उन्होंने अपनी पहली किताब जिक्र हाफिज लिखी। उसकी बातों को आगे बढ़ाते हुए वो वही नहीं ठहरे, बल्कि उसके ताल्लुक से तो ये होना चाहिए था कि अगर बहुत नया है, बहुत जदीद है और पुरानी चीजों को जो है बिल्कुल रद्द कर दो तो मीर और गालिब। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मीर और गालिब
और इकबाल और इन तमाम शायरों को जो है हमें अपने जमाने के हालात की रोशनी में परखने और देखने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने पुरानी परंपराओं को रद्द नहीं किया, बल्कि पुरानी परंपराओं को एक नए अंदाज में, एक नए आउटलुक के साथ, एक नए प्रोग्रेसिव व्यू के साथ जो उन्होंने शामिल किया और आगे बढ़ाने की कोशिश की। और यही वजह है कि सज्जाद उस जमाने में जो है, जाहिर है आप तो जानते हैं कि अंग्रेजों की जो शरारतें थी, वो शरारतें एक जगह तो रुकती नहीं थी। अंग्रेज जो है वो हर तरह का बर्ताव, यानी हर तरह की शरारत की चीजें करता था और लोगों को आपस में बांटने की कोशिश करता था। और आप जानते हैं कि सिर्फ धार्मिक आधार पर ही नहीं, यानी हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम अंग्रेजों ने नहीं किया, बल्कि और भी कुछ किया। और वो ये किया कि आज जो हम आज भी भुगत रहे हैं, ये अंग्रेजों ही की शरारत का नतीजा है कि हिंदी और उर्दू में फर्क पैदा कर दिया। और हिंदी और उर्दू में फर्क पैदा करके जो शरारत अंग्रेजों की थी, उस शरारत के तहत अंग्रेजों ने हिंदी को हिंदुओं की जबान के तौर पर पेश करने की कोशिश की और उर्दू को मुसलमानों की जबान के तौर पर पेश करने की कोशिश की। तो इन तमाम चीजों को भी हमारे प्रगतिशील लेखक आंदोलन के शायरों और अदीबों ने और खासकर सज्जाद जहीर ने रद्द किया और रद्द करते हुए ये कहा कि नहीं, हिंदी और उर्दू जो है हमारी भारतीय परंपरा जो है उसकी मिली जुली तहजीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसलिए जो है, चाहे रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी हो, चाहे दयाशंकर नसीम हो, चाहे ब्रिजनारायण चकबस्त हो, मुंशी प्रेमचंद हो, दया नारायण निगम हो, ये सब जो उर्दू के शायर हैं जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, लेकिन ये उर्दू के बड़े अदीबों में है। रसखान हो, रहीम हो, ये इस तरह मलिक मोहम्मद जायसी हो, ये सब हिंदी के जितने कवि हैं, ये हिंदू नहीं है, बल्कि ये भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। और बगैर इनके जो है हिंदी और उर्दू का इतिहास पूरा नहीं हो सकता है। और इसी बुनियाद पर जो है हिंदी और उर्दू के झगड़े को लेकर के अंग्रेजों ने जिस तरह से लोगों को, पूरे समाज को जो है बांटने की कोशिश की, उसमें भी जो है सज्जाद जहीर ने दखल दिया। और दखल देते हुए जो है उन्होंने गांधी जी के उस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि गांधी जी जो कहते थे कि ये झगड़ा क्यों है, हम हिंदी और उर्दू ना कह करके एक कॉमन नाम तय कर लेना, हम इसे हिंदुस्तानी क्यों ना कहें। और उस वक्त जो है हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी के नाम पर बहुत डिबेट हुई, बहुत बातें की गई। मुझे लगता है कि आज उसको फिर से रिवाइव करने की जरूरत है, उन तमाम चीजों पर फिर से गौर करने की जरूरत है। जी मेधा, आप कुछ कह रही? मेधा, आप कुछ कह रही? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, जी सर, जी सर, जी सर। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इतने संजीदा और जीवंत आपके इतने संजीदा और जीवंत वक्तव्य के लिए आपने हमें उस दौर से वाकिफ कराया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इस वक़्त, जी उन सबका। प्रगतिशील लेखक संघ के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री संजय श्रीवास्तव जी बनारस से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है सुजाता जी दिल्ली से, हमारे साथ किशोर सिन्हा जी हैं पटना से, हमारे साथ है दिल्ली से राजीव जी, फरहत रिजवी जी, ऐनब, रीना जी, ये सब हमारे साथ और भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। सर, कुछ प्रश्न हैं हमारे, अगर आप उन पे कुछ जी जी अपनी बोल सके तो। फरहत रिजवी जी का प्रश्न है कि पाकिस्तान में सज्जाद जहीर जी की गतिविधियों पर भी आप अगर कुछ रोशनी डाल सके तो। एक बार रिपीट कर दीजिए जी, सवाल। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं फरहत रिजवी जी ये जानना चाह रही हैं कि पाकिस्तान जी में सज्जाद जहीर जी की जो गतिविधियां थी, उन पर अगर आप कुछ बताना चाहें तो सर। अच्छा, हाँ, बहुत दिलचस्प सवाल है। और
जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सज्जाद जहीर का ने ये जो पूरा आंदोलन खड़ा किया, उस वक्त का हमारा अनडिवाइडेड जो है इंडिया था, जिसमें आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन उसके बाद भी आज भी चूंकि ये जारी है, हमारा पूरा आंदोलन चल रहा है। और सज्जाद जहीर का ताल्लुक जो है, उन्होंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनने के लिए, लेकिन खुद वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। और कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर की हैसियत से मुझे ये कहने में जरा हिचकिचाहट नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था जब उसने मुल्क की तकसीम को एक्सेप्ट किया। यानी देश का बंटवारा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको तस्लीम किया और बंटवारा होने दिया। उस पे सोने पे सुहागा ये कि कम्युनिस्ट पार्टी ने जो बहुत ही एक नादानी का, अनभिज्ञता अपनी जाहिर की, और पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का मैं कहूंगा जो कम्युनिस्ट पार्टी ने सबूत दिया, वो सबूत ये दिया कि सज्जाद जहीर से कहा कि अब तुम हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाओ और वहां जा करके नए सिरे से पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का काम जो है वो शुरू कर दो। सज्जाद जहीर ने बहुत पीछा छुड़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं नंबर वन तो ये कि मैं उस स्तर का पार्टी लीडर नहीं हूं कि मुझे पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी को बनाने के लिए आप भेज रहे हैं। दूसरे ये कि जिस तरह से यहाँ लखनऊ की तहजीब है, अवध की जो तहजीब है, वो मेरा ताल्लुक उस तहजीब से है, लखनवी कल्चर, अवधी कल्चर से। और पाकिस्तान जो है वहाँ डोमिनेंस जो है वो पंजाबी कल्चर का है। वहाँ पंजाबी कल्चर में जो है मैं पाकिस्तान जा करके अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे आप पाकिस्तान मत भेजिए। लेकिन जाहिर है कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये आप खुद ही जो है इतिहास में जा करके देख लीजिएगा कि पाकिस्तान मैंडेट दे दिया गया सज्जाद जहीर को कि नहीं, तुम्हें पाकिस्तान जाना है। और मजबूरन जो है आजादी के बाद सज्जाद जहीर को पाकिस्तान भेज दिया गया। और पाकिस्तान भेजने के बाद जो है जाहिर है उनकी जो गतिविधियां थी, जो एक्टिविटीज थी, वो मजदूरों की और ट्रेड यूनियन की उन तंजीमों से जो है उतना ताल्लुक नहीं था जितना उनका ताल्लुक जो है वो अदीबों और शायरों से था। तो वहां जो उन्हें नए और अदीब शायर जिनके साथ जो उन्होंने काम किया, जिसमें फैज अहमद फैज हैं, अहमद नदीम कासमी हैं, सोबो ज्ञान चंदानी हैं, इस तरह के बड़े बड़े जो अदीब थे, उनके साथ मिल करके उन्होंने काम करना शुरू किया। और ये वही जमाना है जब पाकिस्तान में उस पूरे लीडरशिप के खिलाफ अवामी तहरीकें चल रही थी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और तरक्की पसंद अदीब, प्रोग्रेसिव राइटर्स जो है वो हुकूमत के साथ नहीं थे। और चूंकि वो हुकूमत के साथ नहीं थे, और हुकूमत के साथ जो है कभी यहाँ भी, हमारे यहाँ भी नहीं थे, आजादी के बाद जो है हमारे लेखकों ने ये लिखा कि जिस आजादी का ख्वाब गांधी जी ने था। और फिर हुआ ये कि वहां की गवर्नमेंट ने जो है पाकिस्तान की झूठा इल्जाम लगा करके सज्जाद जहीर और उनके तमाम साथियों को, जिसमें फैज अहमद फैज वगैरह भी शामिल थे, इन लोगों को जेल में डाल दिया। और कई साल तक जो है, करीब 5 साल तक जो है इनको जेल की सजा भुगतनी पड़ी। उसी जमाने का जो है बहुत मशहूर शेर है फैज अहमद फैज का, जो उन्होंने जेल में कहा था कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। यानी हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान का तख्ता पलट देंगे, हम जो है पाकिस्तान की हुकूमत को डिसलॉज करके हम आ जाएंगे, और उसी गलत इल्जाम के तहत हमें जेल में डाल दिया गया। तो वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। और उस तरह से रेजिस्टेंस की जो शायरी पाकिस्तान में हुई,
वो तो ये कहिए, देखिए कि नेहरू जैसा विजनरी वो हमारे देश में मौजूद था, और सज्जाद जहीर को जेल से छुड़ा करके वापस हिंदुस्तान लाने में नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और नेहरू जी ही की वजह से जो है वो बच पाए, और वहां से निकाल करके 1955 में जो है सज्जाद जहीर दोबारा हिंदुस्तान आए और यहाँ आकर के पूरी तहरीक, लेकिन वो सारी दुनिया में जो है तरक्की पसंद प्रोग्रेसिव राइटर्स का जो मरकज रहा है, जो केंद्र बिंदु रहे हैं, वो सज्जाद जहीर रहे। और इसीलिए जो है सज्जाद जहीर की तहरीक पर ही दुनिया की एक बहुत बड़ी तंजीम, एक बहुत बड़ा संगठन जो है वो 57-58 में जन्म लेता है। आपको याद होगा कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की बुनियाद जो है मार्शल टेटो, नासिर और इजिप्ट के और नेहरू जी ने रखी थी, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के तौर पे मशहूर हुआ। उसी जमाने में उसी से जो है इनको ताकत मिली, और सज्जाद जहीर ने अफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का की बुनियाद रखी, और सारी दुनिया के जो है, और खासकर एशिया और अफ्रीका के राइटर्स को जो है उन्होंने एक करके एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, जो आज भी जारी है। और जाहिर है जो 1973 में ताशकंद में अलमाती में जिसकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी सितंबर 1973 में, उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है सज्जाद जहीर को दिल का दौरा पड़ता है 11 सितंबर 1973 को, और वो हमसे जुदा हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान से जो ताल्लुक था सज्जाद जहीर का, तो इस तरह से जो ये जो एडवेंचर था कम्युनिस्ट पार्टी का, मिस एडवेंचर जिसे आप कहिए, वो उसके तहत उनको इस तरह की सजा भुगतनी पड़ी। अगर टाइम हो तो हिंदी और उर्दू के ताल्लुक से जो गांधी जी के व्यूज थे उसको लेकर के एक छोटा सा कोटेशन जो है मैं आपको सुनाना चाहूंगा, हिंदी और उर्दू के ताल्लुक से, जो जी बिल्कुल बिल्कुल इसने सर, बाद में बिल्कुल। हिंदी के लोगों को जो है कन्विंस किया, और हिंदी का एक बड़ा जत्था इस वक्त जो है हिंदुस्तान में हमारे ज्यादातर बड़े लेखक जो है प्रगतिशील आंदोलन से ही ताल्लुक रखते हैं। तो सज्जाद जहीर ने कहा, जदीद हिंदी ने खड़ी बोली का ढांचा उर्दू से लिया, लेकिन उसमें उन अल्फाज, बंदिशों और तरकीबों को और उन सूबों से, जैसे अवधी ब्रज भाषा और शुमाली हिंद की दीगर अवामी बोलियों में, मसलन बुंदेली, राजस्थानी, मैथिली में बराबर मौजूद थी, और जिनका मुसलसल इर्तिका हो रहा था। मुसलमानों के अहद हुकूमत में न सिर्फ ये कि ये सिलसिला मुनक़ता हो गया था, बल्कि उसमें जबरदस्त तरक्की हुई थी। खुद मुसलमानों ने इस तरक्की में हिस्सा लिया, यानी जिसको इस पूरे इलाके की, जिसे हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं, शुमाली हिंद कहते हैं, उसमें जिस तरह की बोलियां जो है जन्म ले रही थी, उसको जो है खड़ी बोली और दूसरे सब मिलवा जो एक जबान उभर करके सामने आती है, जिसको हमने अपनी संकीर्णता के आधार पर हिंदी और उर्दू में बांट दिया है। सज्जाद जहीर और गांधी जी और इन तमाम लोगों का ये मानना था कि दरअसल साइंटिफिकली ये दो अलग अलग जबानें नहीं हैं, ये एक जबान के दो अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग जबानें नहीं है। तो ये सिलसिला जो है, जो तरक्की पसंद तहरीक प्रगतिशील आंदोलन की जो बुनियाद है, उसमें एक बात ये भी बहुत अहम बात शामिल है। और इसलिए जब हम हिंदी और उर्दू के अदीबों में, शायरों में कोई आज भी नहीं फर्क करते हैं, वो सिलसिला आज भी जारी। धन्यवाद आपका सर। एक और हमारे पास प्रश्न है कि आज के हालात में, जो हमारे पास एक और प्रश्न आया है ऑनलाइन, जो हमारे अभी सुन रहे हैं लोग, कि आज के हालात में जो चुनौतियां कलंदरों के सामने हैं, सज्जाद जहीर जी के युग और उनके मकसद से जोड़कर आप अगर कुछ उस पर रोशनी डाल सके तो।
देखिए, मैं समझता हूं कि अगर कुछ ना करें, सिर्फ हम एक बार सज्जाद जहीर की राइटिंग्स ही उनका दोबारा पाठ कर लें, तो उससे जो निकल करके आएगा, हमें जो रोशनी मिलेगी, वो हमारे पूरे देश के इस प्रगतिशील आंदोलन को आगे बढ़ाने में आज भी उसी तरह से प्रेरणादायक। मसलन ये कि तरक्की पसंद प्रगतिशील लेखक आंदोलन की बुनियाद 1936 में पड़ी, लेकिन 1932 में ही सज्जाद जहीर और उनके साथियों ने मिल करके एक किताब छापी थी, जिसका नाम रखा था उन्होंने अंगारे, जिसमें रशीद जहां शामिल थी, जिसमें अहमद अली शामिल थे, और 4-5 अदीबों ने, उनकी कुछ कहानियां थी, उनके ड्रामे थे। और उन ड्रामों और कहानियों में जो है दिखाया क्या गया था कि खासकर मुसलमान के मिडिल क्लास और लोअर क्लास में जो है जिस तरह से संकीर्णताएं और कुंठाएं जो पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से जो है मजहबी जुनून और एक तरह का अंधविश्वास जो पूरे माहौल में पैदा हो गया है, उस अंधविश्वास को दूर करने की जरूरत है। और इसीलिए जो उन्होंने उनका एक उनकी कहानी थी सज्जाद जहीर की, जन्नत की सैर, जिस तरह से मौलवी बेवकूफ बनाता है और जिस तरह से जो है बेवकूफ बना करके लोगों का शोषण करता है, उसका पर्दा फाश किया था। या इस तरह की कहानियां थी कि रमजान का जमाना है, अच्छा जाहिर है रमजान के जमाने में जो बहुत खाते पीते जमींदार घरों के लोग हैं, उनके यहाँ जिस तरह का एहतमाम होता है कि पकवान पक रहे हैं और सारे जितने नौकर चाकर हैं सब लगे हुए हैं पकाने में। लेकिन दूसरी तरफ गरीब मजदूर भी है, मेहनत करने वाला भी है, जिसके पास जो है एक रोटी का टुकड़ा नहीं है रोजा अफ्तार करने के लिए। तो उसकी तरफ जो है वो इशारा करता है कहानीकार हमारा, और कहता है कि उसकी तरफ भी तो देखो जो भूख भूख से बेचैन है और फिर भी जो है वो रोजा रख रहा है। तो उसकी आस्था में और तुम्हारी आस्था में बहुत फर्क है। तुम्हारी आस्था में एक तरह की अय्याशी शामिल है, उसकी आस्था में एक तरह का अकीदा और सम्मान जो है वो शामिल है। और जाहिर है अंगारे जो है, देखिए जब वजूद में आई थी, जब छप करके आई 1932 में, तो मुसलमान फिरका परस्त ताकतों ने बहुत हंगामा किया। और इतना हंगामा किया, अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों से कहा कि इसे बैन कर दिया जाए, और अंग्रेजों ने जो अंगारे को बैन भी कर दिया था। लेकिन उसमें कोई ऐसी बात थी ही नहीं। उसकी कहानियों में, ड्रामों में जो अंधविश्वास और हर तरह के कट्टरपन की मुखालफत की गई थी उसमें, और उसको बैन कर दिया गया, फतवे पास किए गए। और चूंकि उसमें एक महिला भी शामिल थी, हमारी डॉक्टर रशीद जहां, तो मस्जिदों में जो मीटिंगें होती थी, उस मस्जिदों की मीटिंगों में और दूसरे सज्जाद जहीर वगैरह पर इतना ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था, बल्कि एक औरत ने जो है ये हिम्मत की है इस्लाम के खिलाफ उंगली उठाने की, और उस औरत का नाम रशीद जहां है। हम तमाम मुसलमानों का ये फर्ज है कि जहां वो रशीद जहां मिले उसको मार दो, उसको कत्ल कर दो। अब बताइए कि वही जो आज जिहाद का माहौल है, कि उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि उस औरत को, ये तुम्हें हक किसने दिया? पैगंबर ने दिया या खुदा ने दिया? कहां से ये तुम्हें हक मिल गया कि तुम रशीद जहां के बारे में ये फतवा दे रहे हो कि उसको कत्ल कर दो? आज भी जो है वही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरह से इस्लाम को जानने बगैर, उसके जो है जो उसका अर्थ समझे बगैर जो है आज भी इस तरह के मौलवी जो है उसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी तरफ जो है जाहिर है हमारा बहुत मशहूर शायर जो हमारे प्रगतिशील आंदोलन से ही ताल्लुक रखता था, हबीब जालिब, के बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक मेरी तकदीर मौलाना। जमीनें हो वडेरों की, मशीनें हो लुटेरों की, खुदा ने लिख के दी है आपको तहरीर मौलाना। तो ये जो है आज भी हमारे जो तरक्की पसंद आंदोलन से जुड़े हुए अदीब और शायर हैं,
वो इन तमाम चीजों का मुकाबला कर रहे हैं। धन्यवाद आपका, और साथ ही साथ धन्यवाद है राजेश मिश्रा जी और अशरफ अली जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमंत शरण जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, चूंकि आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रगतिशील लेखक संघ के, और तो मेरा ये सवाल है कि प्रगतिशील लेखक संघ दिल्ली इकाई और जो प्रगतिशील लेखक संघ में आपकी भविष्य में क्या क्या योजनाएं हैं, और इसके साथ ही साथ जो युवा लेखक हैं उनके लिए अभी आप क्या जरूरी मानते हो, कुछ उनको अपने मार्गदर्शन अगर आप कुछ उनको बोल पाए तो प्लीज सर। देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे और एक आम कार्यकर्ता के तौर पर मैं इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं महसूस करता। अगर मैं अध्यक्ष ना भी होता तब भी जो है मेरा ये मानना है कि जो बुनियादी हमारा उद्देश्य है, साहित्य का उद्देश्य, जो 1936 में जिस बात की तरफ इशारा प्रेमचंद ने किया था, वो उद्देश्य आज बदला नहीं, आज भी वही है। आज भी जो है, इसके बावजूद कि प्रेमचंद ने उस जमाने में कह दिया था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा और हमें सजे सजाए ड्राइंग रूम से बाहर निकल करके आम लोगों, मजदूरों और किसानों की बात करनी होगी और उन लोगों के खिलाफ अपनी कलम का इस्तेमाल करना होगा जो नफरत फैलाते हैं मजहबी बुनियादों पर, भाषा की बुनियाद पर, संस्कृति की बुनियाद पर। जाहिर है, देखिए आप, प्रेमचंद ने उस वक्त जो है संस्कृति के बारे में कहा था कि सांप्रदायिकता जो है हमेशा संस्कृति की चादर ओढ़ करके जो है वो आती है। आज भी जो है उसी भारतीय संस्कृति का छलावा दे करके लोगों को गुमराह करके जो है एक भाषा, एक संस्कृति और एक राष्ट्र की जो बात की जा रही है, आज वो पुराना चैलेंज आज भी उसी तरह से मौजूद है। और इसीलिए जो है हमारा लेखक जो है उन्हीं पूरे चैलेंजेस को, पूरी चुनौतियों को जो है वो सामने करके उनका मुकाबला कर रहा है और अपनी कलम का इस्तेमाल कर रहा है जिसकी जरूरत है। और इसीलिए जो हमारा जो पिछला सम्मेलन हुआ था राजस्थान में, जयपुर में, उसमें भी हमने उसी उन्हीं मुद्दों पर जो है केंद्रित की अपनी बातें कि आज पूरे देश को, पूरी दुनिया को जो है सांप्रदायिकता से और पूरे देश को फासिस्ट ताकतों से बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है और उस खतरे से जो है हमें लड़ाई लड़ने की, उस खतरे से जो है निकलने के लिए आह्वान करना होगा आम पाठक का, आम कारी जो है हमारा पढ़ने वाला है, लिखने वाला है, कि उन तमाम इस पूरे दलदल से जो है हमें किस तरह से बाहर निकलना है। दूसरे, ये सबसे बड़ा खतरा हो गया है कि ये जो अंध राष्ट्रवाद में हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, और आप लोगों को अजीब सा लगेगा लेकिन मैं अपनी ये बात बार बार दोहराता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, और मूल मंत्र जो है वो सारी दुनिया के लिए जो एक तरह से राह दिखाने का काम करता है, और मूल मंत्र ये है वासुदेव कुटुंबकम। सारी दुनिया जो है वो एक परिवार है, और जब सारी दुनिया एक परिवार है तो ये आज किस तरह से बेहुदा बातें इंसानों को इंसानों से बांट करके, जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर बांट करके अभी नया एक सिलसिला, अब चूंकि हताश हो गए हैं और जहां जहां भी लोगों को इन्होंने गुमराह किया था सांप्रदायिक ताकतों ने, वहां अब लोगों की आंखें खुलनी शुरू हो गई। लोगों ने जो है अब मुद्दों पर बात करनी शुरू कर दी है। और देखिए, सांप्रदायिकता वो कौन जो है फैलाता है? पूंजीपति वर्ग फैलाता है, शोषण करने वाला जो है वर्ग फैलाता है। आज का कारपोरेट जो है वो इस तरह की सांप्रदायिकता फैला रहा है, और उस सांप्रदायिकता की आग में हमारे
देश में जो है एक ऐसी पार्टी सामने आई जिसने लोगों को धार्मिक आधार पर बांट दिया, लोगों में नफरत पैदा कर दी। उस नफरत की दीवार को गिराने के लिए जो है आज लोग, हमारा नौजवान और हमारा अदीब और शायर, उसकी अब समझ में आने लगी है बात कि नहीं, असली मुद्दा तो जो है वो रोजगार का है, असली मुद्दा तो रोटी कपड़ा और मकान का है। और हमें जो है इन तमाम मुद्दों से बहका करके, और जो ये कोरोना के उसमें, इस पूरे पेंडेमिक में हमने देख भी लिया कि जो बेचारा गरीब मजदूर है, जिसे दो वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं मिल रही है, वो सैकड़ों मील जो है पैदल चला जा रहा है, उसके पैर में छाले पड़ रहे हैं, वो करा रहा है, वो धूप में जो है गिर करके मर रहा है, थक करके रेल की पटरियों पर सो जा रहा है, और रेल जो है उसको काटती हुई चली जा रही है। और हमारे देश का पूंजीपति वर्ग, हमारे देश की सत्ता जो है, उनके कानों पर जुएं नहीं रेंग रही, इसलिए कि वो दरअसल गरीबों के, मेहनत कशों के रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, वो तो कारपोरेट घरानों के दलाल हैं। और उस दलाली का पर्दा अब धीरे धीरे फाश होने लगा है। और ये अभी मुझे लगता है कि उम्मीद है कि बिहार के स्तर पर एक बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है। और यही तब्दीली जो है, हम प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए लोग जो हम ये समझते हैं कि पूरे देश के पैमाने पर, और चूंकि हम वासुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो सारी दुनिया में जो है इस तरह की तब्दीली आएगी, जहां लोगों को दोबारा जो है इस बात ये बात समझ में आएगी कि धर्म जो है वो काम नहीं आएगा। आप धार्मिक हो, आपका धर्म जो है आपके घर की हद तक सीमित होना चाहिए। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपका धर्म जो है वो सामाजिक जो है तरक्की में किसी तरह से बाधक नहीं होना चाहिए। और सामाजिक तरक्की तभी हो सकती है जब हम धर्म की बाधाओं से जो है अपने आप को मुक्त कर लें, आजाद कर लें। तो इस तरह का माहौल जो है वो चाहे ट्रम्प के जाने से बने, या बिहार में नई सरकार और आने वाले दिनों में सारी दुनिया में एक नई तस्वीर जो है वो हमें देखने को मिले, इस बात की उम्मीद। और हमारा इस बात से जो है, मैं अपनी बात, ये आपका ये जो सवाल है, अपनी बात को इस बात पे खत्म करूंगा कि हमारा फैज तो कहता है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो इस शाम की जो है वो शहर भी आएगी, शाम सवेरा भी आएगा, और उस नए सवेरे को जो है वो हम देखेंगे भी। और उसी तरह से दुनिया में जो है हमेशा जुल्म और ज्यादती के खिलाफ जो है, जो मेहनत कश लोग, जो हिम्मत करने वाले, आजादी का जज्बा रखने वाले लोग जो है, जो लड़ते रहे हैं वो आगे भी लड़ते रहेंगे। और ये सिलसिला जो है, जो संगठन के तौर पे 1936 में शुरू हुआ था, वो संगठन का सिलसिला और आंदोलन का सिलसिला, वैचारिक आंदोलन का सिलसिला जो है पहले भी जारी था, और मुझे लगता है कि आगे भी जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जावेद साहब। धन्यवाद साथ ही साथ करना चाहूंगी उन सभी लोगों का जो आज हमारे साथ जुड़े, मंजू बवेजा जी भी और बाकी सारी जो लोग हमारे साथ आज जुड़े, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत जी, धन्यवाद। और जावेद जी अगली आपके कभी लिए भी जो है बहुत कोई बहुत इस तरह की धन्यवाद करती हूँ। मीटिंग आप हुई तो मैं आप लोगों को, और कुछ नई चीजें, सज्जाद जहीर को लोग शायर की हैसियत से नहीं जानते हैं, वो एक जरूर बहुत अच्छे ट्रेंड सेटर शायर थे। और जो जाहिर है, जो जी आज जदीदियत की बात की जाती है, आधुनिकतावाद की बात की जाती है, उस आधुनिकतावाद के तहत जो है, जो जी जी नई शायरी की जो शुरुआत और जो बुनियाद रखी थी, वो सज्जाद जहीर ने रखी थी। और जो पिघला जी जी नीलम जो है, उनकी शायरी का जो कलेक्शन है, उसमें आप उसकी नज्मों को पढ़िए तो जो है लगता है कि ये जो है ये तो एक ट्रेंड सेटर की हैसियत रखते हैं सज्जाद जहीर। वो रह गया, वो अब फिर कभी आगे जो है किसी मीटिंग में आप लोगों के साथ शेयर करें। और कोई सवाल हो तो बताइए। धन्यवाद
धन्यवाद सर जी का। जी। उनका है हेलो। हेलो। जावेद जी, जावेद जी आपको ये मेरी आवाज आवाज आ रही नहीं आ है? रही थी अब। जी जी। और हाँ, वो बीच में शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था। जी। आपकी आवाज सोमवंत साफ शरण जी नहीं का आ एक रही है। सवाल है। जी। तो आपकी आवाज फिर अटक गई। हेलो। आपके तरफ से सर शायद कुछ नेटवर्क की जावेद जी, शायद इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। आवाज आ रही जी, है सर अब आ अभी? रही है आपकी आवाज। बिल्कुल। सर बस एक छोटा-सा जो मैं सवाल है सुमन जी का कि प्रगतिशील लेखक संघ में हिंदी और उर्दू के लेखकों को अलग-अलग ग्रुप में या अलग-अलग तरीकों में क्यों बाँटा गया है? कौन है उसका दोषी? नहीं, ये हमने कभी नहीं बांटा। यही बात तो जो है मैं बार बार दोहराता हूँ कि हमने कभी नहीं बांटा। और जो तरक्की पसंद तहरीक यानी प्रगतिशील आंदोलन में बिखराव पैदा करने की या शरारत के तौर पे जो है जो लोग इस तरह का शोषा उठाने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ से आता है। हम तो कभी अलग अलग अपने को समझते ही नहीं। और जी। इसीलिए जो है मैं आपको एक बहुत अहम बात जो है बता दूं कि 2011 में जब हमने फैज अहमद फैज की सदी मनाई, तो सारी दुनिया में फैज की सदी मनाई गई। पाकिस्तान में और यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में। आप ताज्जुब करेंगी कि जितना बढ़ चढ़ करके फैज अहमद फैज की सदी में हिंदी के लेखकों ने हिस्सा लिया, उतना उर्दू के लेखकों ने दिलचस्पी नहीं ली। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में भी हमने बड़े बड़े प्रोग्राम किए फैज अहमद फैज की सदी को लेकर के, शताब्दी को लेकर के। उसमें सिर्फ 4-5% लोग उर्दू के होते थे, बाकी सब हिंदी वाले होते थे। तो हम तो जो है, हमारे अदीब और शायर तो इस फर्क को जो है मिटाते हैं। और इसीलिए जो है हमें बिखराव पैदा करने के लिए, एक तरह की गलतफहमी पैदा करने के लिए, जो हमारे खिलाफ लोग हैं, वो इस तरह की आवाजें उठाते हैं। और इसीलिए प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए लोग जो है हमेशा भाषाओं की एकता की बात करते हैं। भाषा तो एक जरिया है अभिव्यक्ति का। भाषा जो है वो हमारा ओढ़ना बिछौना नहीं है। मिसाल के तौर पे जो है हम हिंदी उर्दू की बात करते हैं। मैं ये सवाल रखना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो शुद्ध हिंदी या शुद्ध उर्दू बोलते हैं। मेरा ताल्लुक तो जो है, मैं अवध के इलाके से हूँ, इलाहाबाद। और जितना कंफर्टेबल मैं अवधी में हूँ,
उतना कंफर्टेबल जो है मैं उर्दू में नहीं होता। तो ये तो एक विवाद खड़ा करने के लिए, लोगों को अलग करने के लिए और हिंदी और उर्दू की एक दीवार खड़ी करने के लिए ऐसी लोग कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और इसीलिए जो है प्रगतिशील लेखक संघ जो है इन तमाम दीवारों को तोड़ता है। जालिब की शायरी आप पढ़ लीजिए। जालिब जो है जिस तरह से हिंदी के लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, आपको लगेगा कि जो है अरे बहुत हद तक उनका बाबा नागार्जुन से बहुत मिलते जुलते विचार हैं हबीब जालिब के। तो ऐसा लगेगा कहीं कहीं कि जैसे हम नागार्जुन को पढ़ रहे हैं। तो हम तो किसी तरह का कोई फर्क नहीं महसूस करते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इस बात पर, उम्मीद करती हूँ कि सुमन शरण जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और धन्यवाद करती हूँ आप सभी का फिर से। और ये बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक शुरुआत है और हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुलाकातें जल्द से जल्द करेंगे हर एक के साथ। बहुत जल्दी जल्दी मुलाकातों का सिलसिला अब बढ़ेगा। साथ ही साथ जो आज हमारी बातचीत हुई है जावेद जी के साथ, वो हम प्रगतिशील लेखक संघ दिल्ली के जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी हम पोस्ट करेंगे, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने उमेदा के लिए एक आज चीज जो एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा जी कि सर, जी चाहे सर, जी अली जावेद हो या सुमन सरन हो या हमारे एज ग्रुप के ये सारे जितने लोग हैं, जी हम लोग जो है तकरीबन अपना रोल अदा कर चुके हैं। अब ये आप लोगों की बारी है कि बिल्कुल सर। लोग आपसे पूछेंगे कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में जो है आपका क्या योगदान है। तो आने वाले दिनों में नई नस्ल को तो आपको बताना होगा कि अब जो है प्रगतिशील लेखक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास जो है क्या प्रोग्राम। हम तो अपनी जी खेल बिल्कुल। चुके पारी। नहीं सर, आप लोगों का हमारे पास, आप लोगों का साया हमारे ऊपर हमेशा बहुत जरूरी है। आप लोगों का हाथ, आप हमारे हाथ थामेंगे तभी हम आगे चल पाएंगे। सो आप जी फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद जी धन्यवाद आप सबका, आपका और बहुत हमारे साथ शुक्रिया। जितने लोग आज जुड़े थे सबका धन्यवाद। धन्यवाद।